everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And then let's get started. If you have not watched my previous videos on solid state, coordination compounds and halogen derivatives, then you can click on the I button given above. Today, we are going to continue with elements of group 16, 17 and 18. This is the chapter from Maharashtra State Board syllabus, standard 12th. And this many topics were to be covered in this syllabus, out of which we are done with introduction, occurrence, electronic configuration of these elements, atomic and physical properties of elements, and anomalous behavior. Today we are going to deal with chemical properties of elements group 16, 17 and 18. So today topic is chemical properties. So these are the chemical properties of elements of group 16, 17 and 18. So the first chemical property that we are going to study today is oxidation state. So what we are going to study today is oxidation state of group 16, 17 and 18 elements. So let's start with group 16 element. So the valence shell electronic configuration of group 16 element is NH2NP4. तो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट था NH2NP1 और उस तरह से हम मूव करते रहे तो ग्रुप 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4. p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट. बट यहाँ पे कितने हैं? NP4. मतलब इसको कंप्लीटली फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है. मतलब कोई भी ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल होता है तब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. मतलब इसको जब वो NP6 बन जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन. इसलिए ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP6 और O नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे. इसका मतलब O स्टेबल हो जाएंगे, करेक्ट. सो these elements to gain the extra stability they need to gain 2 electron or to share 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है जिससे वो लोग स्टेबल हो जाए, जिससे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP6 हो जाए और वो स्टेबल हो जाए. ओके. नाउ इसलिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे शेयर करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 या +2. Therefore, group 16 elements show oxidation state of -2 and +2 only, so that they can attain the noble gas configuration. Oxygen is highly electronegative. आपको पता है पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है कि फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ऑक्सीजन आता है. ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 ही होता है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हमेशा -2, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बट वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि साइंस विदाउट एक्सेप्शन डजंट एग्जिस्ट. सो हियर द एक्सेप्शन इज O2 का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे -2 ही. बट OF2 में जहाँ फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर देन द ऑक्सीजन ऑल्सो. तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से ऑक्सीजन की यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है और OF2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +2. या फिर परऑक्साइड्स में परऑक्साइड्स लाइक H2O2, Na2O2 ये सब में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है -2, -1. ठीक है. तो आपको जब भी पूछा जाए एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आप लिखोगे -2
बट कुछ केसेस में जैसे OF2 में +2 है और पर ऑक्साइड्स में -1. अदर देन ऑक्सीजन दैट इज सल्फर, सिलीनियम, टेरोलियम, पोलोनियम, ये सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +6 तक दिखते हैं. ठीक है. अदर एलिमेंट्स देन ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16 शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +6. उसमें से जो +4 एंड +6 है सबसे ज़्यादा दिखने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप में. और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, वो हमेशा -2 दिखाता है, एक्सेप्ट फॉर OF2 में जहाँ पे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. So here is a chart that you need to complete. Okay, here is the molecules given to you. You need to tell their oxidation state. तो यहाँ पे हमको पहला एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके दिया है जिसमें ऑक्सीजन का हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है वाटर में. तो ऑफकोर्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है क्योंकि हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए हो जाएगा +2. उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का क्या होगा -2. नेक्स्ट है ऑक्सीजन का OF2 में जो अभी अभी हमने पढ़ा +2, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, 2 फ्लोरीन है इसलिए -2. इस -2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना पड़ेगा +2. नेक्स्ट H2S में तो अगेन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2. इसको बैलेंस करने के सल्फर को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना पड़ेगा -2. करेक्ट. नेक्स्ट है HF जहाँ पे हाइड्रोजन का है +1 और अभी इस +1 को बैलेंस करने के लिए फ्लोरीन को रखना होगा -1. नेक्स्ट एलिमेंट है सेलेनियम जिसका SeO2 में पता लगाना है. तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 2 ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा ये -4 और इस -4 को बैलेंस करने के लिए सेलेनियम हो जाएगा +4. नेक्स्ट सेलेनियम इन सेलेनियम O3 तो वापस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 3 ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा -6 और उसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा +6. नेक्स्ट टेलोनियम फ्लोराइड तो उसमें F6 है, एक फ्लोरीन का है -1, 6 फ्लोरीन है इसलिए -6 और उसको बैलेंस करने के लिए टेलोनियम का हो जाएगा +6. तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं बैलेंस कर रही हूँ इसको, नहीं तो आप सब कंफ्यूज रहोगे कि मैम ने कैसे बैलेंस किया है. तो टेलोनियम F6 के लिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो TF6 का हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मुझे टेलोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है. तो मुझे नहीं पता है तो मैं उसको पकड़ूंगी X. फ्लोरीन का पता है, एक फ्लोरीन का -1 होता है. करेक्ट. तो वो हो जाएगा 6 × -1. टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कुछ भी नहीं है इसलिए वो हो गया 0. तो इसको हो जाएगा 6 - 6 = 0 एंड देयरफॉर X = 6. देयरफॉर द टेलोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे अब मुझे क्लोरीन का यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है. HOCl में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ +1 प्लस ऑक्सीजन का क्या हुआ -2 प्लस मुझे क्लोरीन का नहीं पता पर पूरे मॉलिक्यूल पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अब इसको सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा +1 - 2 becomes -1 plus X = 0 and therefore X = +1. Therefore oxidation state of chlorine here is +1. इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके इस टेबल को फिल कर सकते हो. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट दैट इज हैलोजन ग्रुप. तो हैलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5. मतलब इसको स्टेबल होने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ेगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कि उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए P6 हो जाए उसका कॉन्फ़िगरेशन और वो स्टेबल हो जाए. तो उसके लिए हमें इस p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं सिर्फ 1. Therefore to attain the noble gas configuration here it need to gain 1 electron or share 1 electron.
अर्लियर केस में था ग्रुप 16 के 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे, इसलिए उधर 2 इलेक्ट्रॉन डालना था या शेयर करना था, बट यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए N6 P6 NP6 और O हो जाए स्टेबल। सो दैट्स वाई हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। सो ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन स्टेट था कॉमन -2, वाइल हैलोजन का है -1। बट स्टिल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं। देखो सारे ऑड नंबर है, इसलिए याद रखना आपको सिंपल होगा, ठीक है। तो ग्रुप्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन although belong to group 17 element, they even show oxidation state +1 +3 +5 and +7। अब फ्लोरीन ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं दिखाता? फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखाता। वाई? बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव में नहीं हो सकता, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेयर and it possesses empty d orbital in the valence shell and therefore can expand its octet, ठीक है। और उसके पास empty d orbital है वैलेंस शेल में, और इसलिए उसके पास एक्चुअली नो empty d orbital है वैलेंस शेल में, और इसलिए वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। बाकी सबके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास empty d orbital है, but fluorine does not have empty d orbital, और उसके वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है, और उसके वजह से उसके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। तो फर्स्ट रीजन क्यों फ्लोरीन क्यों सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? पहला रीजन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकेंड, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, उसके वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6। तो ये तो एकदम कंप्लीटली फिल्ड है, इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है, इट इज़ हाईली स्टेबल, इसलिए उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जगह ही नहीं बची है और ज़रूरत भी नहीं है, ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी। इसलिए हमेशा ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करते हैं, ना किसी को देते हैं, और वो हमेशा अकेले पाए जाते हैं। सो दैट इज़ ओनली हीलियम, इट इज़ नॉट रिटन He2, कभी नहीं लिखते O2 की तरह, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट स्टिल इसके बावजूद कुछ ऐसे नोबल गैसेस हैं जैसे कि जियोन, जो कंपाउंड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साइज लार्ज है, उनका एटॉमिक साइज क्या है, बहुत बड़ा। एटॉमिक साइज बड़ा होने के वजह से उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है एज कंपेयर टू हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यदि आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगती है वो, जितनी कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना कम उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है। तो जियोन का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है। जियोन का साइज बड़ा है, इसलिए उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसकी न्यूक्लियस से दूर है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में नहीं होने से अट्रैक्शन कम है, इसलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली बाहर निकाल सकती हूँ। इलेक्ट्रॉन को बाहर इजीली निकाल सकती हूँ मतलब उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और उसके वजह से जियोन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। उसने नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो नोबल गैस है, वो स्टेबल है, पर तो भी दिखाता है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि उसके पास आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल है, जियोन के पास आउटर मोस्ट एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। और क्या होता है ये आउटर मोस्ट एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल में, वो जंप करके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, ठीक है।
So the paired electrons that are present in the p orbitals can be unpaired and promoted to d orbital. मतलब जो present है p orbital में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो अभी अनपेयर करके आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से उन्हें निकाल के हम लोग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डाल सकते हैं, और उसकी वजह से जियोन बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन नहीं बना सकते, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखाते, और वो हमेशा मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। तो जियोन कौन कौन से कंपाउंड्स दिखाता है? वो दिखाता है XeF2 जहाँ पे जियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, XeF4 जहाँ पे जियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, XeF6 जहाँ जियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, XeO3 जहाँ जियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और XeOF4 जहाँ वापस जियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो जियोन इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इवन दो इट इज अ नोबल गैस। तो ये गिव रीजन के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है कि जियोन एक नोबल गैस है, वो कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो भी वो +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें पहला कि जियोन का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, उसके वजह से उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, उसके वजह से जियोन ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। सेकेंड रीज़न होगा कि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसके जो पी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होके डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं और दूसरे कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसकी वजह से, ये दो रीज़न के वजह से जियोन नोबल गैस होने के बावजूद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो अभी अभी हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब हम बात करेंगे इनका सब का ग्रुप 16, 17, 18 के एलिमेंट्स का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। सो सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, ओके, टेलोनियम, पोलोनियम, सब के सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्राइड्स, जिसका जनरल फॉर्मूला है H2E। E मतलब E ग्रुप 16 एलिमेंट्स दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम एंड पोलोनियम। तो सबके सब बनाएंगे हाइड्राइड्स विथ H2E फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सारे हाइड्राइड्स में सिर्फ वाटर एक ऐसा हाइड्राइड है, मतलब ऑक्सीजन का हाइड्राइड ही सिर्फ एक ऐसा हाइड्राइड है जो कलरलेस है, जो ओडरलेस है, क्योंकि वाटर को कोई कलर नहीं होता, वाटर को कोई स्मेल नहीं होता, तो ओडरलेस है। उसके अलावा बाकी जो भी हाइड्राइड्स हैं जैसे H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये सारे के सारे कलरलेस हैं बट बैड स्मेलिंग है। उनका स्मेल इतना गंदा है कि वो पॉइजनस गैस तक के बराबर का है। सो दे ऑल आर पॉइजनस गैस, वेरी बैड स्मेलिंग, रोटन एग की स्मेल की तरह है, मतलब सड़े हुए अंडे का स्मेल की तरह इनका स्मेल आता है। एंड दे आर एट एम्बिडेड कंडीशंस। ओके, तो आपको याद रखना है सारे हाइड्राइड्स में, ग्रुप 16 एलिमेंट के सारे हाइड्राइड्स में सिर्फ वाटर ही ऐसा हाइड्राइड है जो बहुत यूजफुल है, कलरलेस है, ओडरलेस है। बाकी सारे हाइड्राइड्स को बहुत गंदा स्मेल है और वो पॉइजनस गैसेस है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ये सारे हाइड्राइड्स में, तो ये सारे हाइड्राइड्स में सब हाइड्राइड का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। मतलब हम वाटर के बात करें तो वाटर भी कैसा है, ऐसे है स्ट्रक्चर में, करेक्ट। और उधर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे सारे के सारे हाइड्राइड्स के क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस बाय थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू टेरोलियम। मतलब हम ग्रुप में जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगे तो सारे जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 में हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से हम टेरोलियम की तरफ मूव कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो वाटर इज लेस एसिडिक, ठीक है, बट H2TE इज मोर एसिडिक। वाटर लेस एसिडिक रहेगा बट H2TE सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा।
बट जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वाटर थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट H2TE कम स्टेबल है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्यों एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसका रीज़न है देयर इज डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ He बाउंड डाउन द ग्रुप। मतलब हम लोग जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, डिक्रीज होते जाती है और उसकी वजह से हमारा जो He बॉन्ड है उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है और उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर नीचे की तरफ मूव करते वक्त बढ़ती है और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट दिस that all hydrides except for water possess reducing property। ठीक है, जो भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, सब में रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो आपको पता होगा दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और एक रिड्यूसिंग जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्यों दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बट वाटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होता। तो एक्सेप्ट फॉर वाटर ऑल अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन से ऑर्डर में है? H2S की कम है, फिर H2SC और सबसे ज़्यादा H2TE की। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, बट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आपने सुना होगा HCl, HI, ये सब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स ही बनाएंगे। सो रिएक्शन ऐसे है, हाइड्रोजन गैस प्लस हैलोजन गैस रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। ये X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है तो उनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में तो बात करना बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं एसिडिटी इंक्रीज होता है। सेम थिंग यहाँ पे भी जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो उनके हाइड्राइड्स में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? HI। सबसे कम एसिडिक कौन है? HF। अगेन ये क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, मतलब बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी लगती है हमें वो कम होते जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल है, आयोडीन बड़ा है, ये दोनों के बीच का बॉन्ड क्या रहेगा? वीक रहेगा, इसलिए इनको तोड़ना बहुत आसान रहेगा। बट यदि मैं HF में बात करूं तो फ्लोरीन भी छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, दो छोटे के बीच में बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। करेक्ट, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उसके वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारी एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन पे। ठीक है, जितना जल्दी कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है। बट HI जल्दी से हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है क्योंकि इधर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा फर्क है। बट HF जल्दी बॉन्ड अपना ब्रेक नहीं कर रहा है और हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए HF क्या है? वीक एसिड है, बट HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका रीज़न यही है कि देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उसका बॉन्ड किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? HF का, और सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड किसका है? HI का। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यस, HF ज़्यादा थर्मली स्टेबल है एज कम्पेयर टू HI। तो सेम एज ग्रुप 16 एलिमेंट, सेम ग्रुप 16 एलिमेंट की तरह ही ग्रुप 17 एलिमेंट्स में भी हाइड्राइड में एसिडिक प्रॉपर्टी नीचे की तरफ मूव करते वक्त बढ़ता है, याद रखना, ग्रुप 16 में भी ग्रुप 17 में भी। उन दोनों के हाइड्राइड्स में हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, बट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। Now, it is due to decrease in bond dissociation enthalpy as we move down the group। पहले ग्रुप 16 में भी
और ग्रुप 17 में भी। दोनों में ये रीज़न क्यों है, क्यों एसिडिटी क्यों बढ़ रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि हम जैसे ही ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं बॉन्ड वीक होते हैं, उन्हें तोड़ना आसान होता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स 18 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए वो केमिकली इनर्ट है, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में जियोन एक एक्सेप्शन है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, बट बाकी कोई भी नोबल गैस कहीं पे भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन की, वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अभी हमने देखा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। सो फर्स्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड, EO2 या फिर EO3। E हो सकता है सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन तो खुद ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो E क्या होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम और पोलोनियम, वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करेंगे या EO3। पहले हम EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड की बात करेंगे। उसमें पहला एग्जांपल है ओजोन, जहां ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है ओजोन। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, जहां SO2 गैस है, ठीक है, और फिर है सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड है गैसेस, ठीक है। सो ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर गैसेस, बट ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम इज सॉलिड। तो ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, गैस है, बट ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम मतलब सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड। ये तीनों भी एसिडिक है नेचर में और तीनों भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है H2SO3, 2H, यहाँ का 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, तो H2SO3 सल्फोरस एसिड। सेलेनियम डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सेम H2, 1 Ac, 3 ऑक्सीजन, H2SeO3 सेलेनियस एसिड, ठीक है। अब हम बात करें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, तो SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, बट TO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह याद रखना है, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट TO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग EO3 टाइप ऑक्साइड की, ठीक है। अभी हमने बात किसके बारे में की, EO2, अब हम बात करेंगे EO3। तो उसमें एग्जाम्पल है SO3, SeO3, TeO3। O4 मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन कभी भी O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स नहीं फॉर्म करता, ठीक है, बट सल्फर, सेलेनियम और टेरोलियम करते हैं। और ये तीनों के ये वाले ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर है, तो SO3, SeO3, TO3 तीनों भी एसिडिक इन नेचर है और पानी में डिसॉल्व करके वो वापस एसिड बनाते हैं। तो SeO3 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर वापस 2 हाइड्रोजन, 1 Ac, अब है O4। लास्ट टाइम भी सेम रिएक्शन था, पर यहाँ पे हमने सिर्फ O2 लिया था, इसलिए यहाँ पे मिला था O3 प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे हमने क्या लिया, O3 लिया है, इसलिए प्रोडक्ट में मिलेगा O4। ये हो गया सेलेनिक एसिड। फिर TO3 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू गिव 3 × 2 6 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो 6 हाइड्रोजन, 1 TE और 3 यहाँ का ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन यहाँ का, तो 6, सो H6TeO6 टेरोलिक एसिड। नेक्स्ट है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, बट सबके सब ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं।
ग्रुप 17 एलिमेंट्स बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, पर ज़्यादातर उनके ग्रुप 17 एलिमेंट्स के ऑक्साइड क्या है, अनस्टेबल। फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, वो है OF2 एंड O2F2, ठीक है, OF2 एंड O2F2। क्लोरीन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि क्लोरीन ऑक्साइड्स Cl2O, ClO2, C2O6, C2O7। और ये क्लोरीन के सारे ऑक्साइड्स हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स, और वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, और ये एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमीन ऑक्साइड्स, दैट आर Br2O, BrO2, BrO3, और ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं बहुत कम स्टेबल हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। और याद रखना कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स भी और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट आयोडीन ऑक्साइड, तो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं I2O4, I2O5, I2O7, और ये सब के सब इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं। वो इनसॉल्यूबल है और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि आयोडीन खुद एक सॉलिड है और उसके ऑक्साइड्स भी सॉलिड फॉर्म में है, और वो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। वापस क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि वो नोबल गैसेस हैं, वो हाईली स्टेबल है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, और इसलिए केमिकली इनर्ट है, और वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। तो पहला है ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारा नंबर ऑफ हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स बहुत जल्दी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स। उनके फॉर्मूलाज हैं EX6, EX4, EX2। E मतलब सल्फर, सेलेनियम और टेरोलियम, E मतलब सल्फर, सेलेनियम और टेरोलियम, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हेक्साहैलाइड्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, पहले हेक्साहैलाइड्स। हेक्साहैलाइड्स मतलब 6 हैलाइड एटम उसमें प्रेजेंट, तो हो गया हेक्साहैलाइड। तो S 6 हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा SF6, SC 6 हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा SCF6, TE 6 हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा TEF6, ठीक है। अब ये सारे ये 6 के मतलब ये 3 के 3 कलरलेस गैसेस है। सो SF6, SCF6 एंड TF6 तीनों भी कलरलेस गैसेस है। तीनों का स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ठीक है। तीनों का स्ट्रक्चर कैसे, sp3d2, और वो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इस तरह से, ये तीनों के तीनों SF6, SCF6, TF6 इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मतलब 4 फ्लोरीन एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। सो दिस आर द 6 फ्लोरीन एंड दिस इज योर ग्रुप 16 एलिमेंट। तो उनका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहाइड्रल और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो कौन सा हैलोजीन इन ग्रुप 16 एलिमेंट का रिएक्ट करके सबसे स्टेबल हैलाइड बनाएगा। तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलाइड बनाता है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। नेक्स्ट बात करेंगे टेट्राहैलाइड्स। तो अभी हमने बात की हेक्साहैलाइड्स की, जहाँ पे 6 हैलोजन एटम प्रेजेंट थे। अब टेट्रा, जैसे वर्ड है टेट्रा मीन्स 4, तो अब रहेंगे 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट। तो ये है SF4, SCF4, TF4 एंड TeCl4। अब इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। सो देयर स्ट्रक्चर इज, ठीक है, ये सबके स्ट्रक्चर जो हैं टेट्राहैलाइड्स के स्ट्रक्चर होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल, ये देखो ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइगोनल
और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड इधर इधर, सो इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। एक एंड ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्शियल पोजीशन, जो प्लेन में है सल्फर के वो है एक्शियल पोजीशन, और इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टेट्राहेलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्राइड का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है लोन पेयर प्रेजेंट। तो ये बात हुआ टेट्राहेलाइड्स का। अब नेक्स्ट है डायहेलाइड्स। सो डायहेलाइड्स है HCl2, SeCl2, TeCl2, और अगेन ये सारे के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3, और ये होते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहाइड्रल। तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, और दो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर। सो दो पोजीशन पे लोन पेयर है, बाकी पे दो पे है आपका हैलोजिन, और एक सेंटर मेटल है आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट। नेक्स्ट है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। याद रखना है, मोनोहैलाइड्स हमेशा कैसे पाए जाएंगे इनमें, डाइमेरिक। डाइमेरिक मतलब वो दो मॉलिक्यूल हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। तो मोनोहैलाइड्स मतलब SF, बट आपको कभी भी SF नहीं मिलेगा, दो SF एक दूसरे को जुड़े रहेंगे, तो इसको बोलेंगे डाइमेरिक। तो ये दो SF जुड़ के बन जाएंगे H2F2, ठीक है। तो आप बोलोगे मोनोहैलाइड है तो एक ही हैलोजन एटम चाहिए, तो यस यहाँ पे एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है, बट वो दो मॉलिक्यूल जुड़ के ऐसे बन गया है, इसलिए हो गया है F2। तो इट इज डाइमेरिक इन नेचर। डाइमेरिक मतलब दो मॉलिक्यूल साथ में मिलना, और ये मोनोहैलाइड ही है। तो एग्जांपल है SF2, S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, SeBr2। तो ये सब के सब मोनोहैलाइड्स हैं जो डाइमेरिक है नेचर में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्शन विथ हैलोजेंस। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स खुद ही एक हैलोजन है, और हम बात करने वाले हैं अब उनका रिएक्शन विथ हैलोजन। तो ग्रुप 17 elements that is halogen combine with their self to form interhalogen compounds। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स मीन्स खुद हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का टाइप है XX-, X-, XX-3, XX-5 एंड XX-7। यहाँ पे X मतलब लार्ज साइज का हैलोजन, सिर्फ X मतलब क्या है, बड़ा हैलोजन, और X- मतलब स्मॉल हैलोजन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स कुछ ग्रुप 18 एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट होने के बावजूद हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे क्रिप्टॉन एंड जियोन रिएक्ट विथ फ्लोरीन टू गिव फ्लोराइड्स। तो फिर क्रिप्टॉन और जियोन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फ्लोराइड्स। जैसे Xc रिएक्ट्स विथ F2 टू गिव XcF2, और जियोन फ्लोराइड्स भी बनता है, जैसे XcF2, XcF4, XcF6, और ये सारे जियोन फ्लोराइड्स हैं क्रिस्टलाइन और कलरलेस। तो जियोन आपको पता है, जियोन में एक खासियत है कि जियोन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है और उसका साइज लार्ज है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसके वजह से वो बहुत जल्दी कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना सकता है, जबकि वो नोबल गैस भी है, इसलिए वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके भी XcF2, XcF4, XcF6 टाइप के कंपाउंड्स बना लेता है, और वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन और कलरलेस हैं। नाउ विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। तो ये सारे ग्रुप एलिमेंट्स मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाता है, जैसे Al मतलब ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है Al2O3, सल्फर कॉपर के साथ रिएक्ट करके CuS, Xc Mg के साथ रिएक्ट करके MgXc दैट इज मैग्नीशियम सेलिनेट। ग्रुप 17 एलिमेंट्स दैट इज हैलोजन बहुत जल्दी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव। क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर मैं बताती हूँ। क्योंकि उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल होने के लिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन पा ले और बहुत जल्दी स्टेबल
हो जाए। इसलिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट वेरी इजली विथ metals to give metal halide. तो Na plus Cl give NaCl common salt, ठीक है। Mg plus Br2 gives MgBr2, that is magnesium bromide. अब आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात करें इनके, तो Mi जो मेटल आयोडाइड होता है वो लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर होता है उसमें, बट मेटल फ्लोराइड्स में सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, करेक्ट। तो उसमें से अभी हमको उसके बारे में बात करनी है, सारे हैलोजेंस के मेटल और उसके हैलोजेंस के बॉन्ड के बीच की बात करनी है कि कोवैलेंट है कि आयोनिक। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक होता है मेटल फ्लोराइड्स और सबसे कम आयोनिक होता है मेटल आयोडाइड्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और एक बात याद रखना है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर केमिकली inert. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, you can ask on askyourdoubt04@gmail.com. You can tell your doubts, your suggestions to me even on this email ID, even in the comment box, wherever you feel comfortable. Give me a thumbs up if you liked my video. Share this video to more and more of your friends, and meet you soon in the next video. Before departing, education is the key to unlock the golden door of freedom. Remember this. And that's why we need to be educated. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.